नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज पुनः हाजिर हैं उन प्रश्नों के साथ जो अति जटिल हैं और आपको ईएलटी का जैसे कि एग्जामिनेशन 17 को है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आगामी जो जीआईसी का एग्जाम उसके लिए टीजीटी पीजीटी जो भी क्वेश्चन है वो काफी टफ हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम अपने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को जगह देते हैं जो 110% इम्पोर्टेंट हो या हूबहू एग्जाम में फंसे। इस उद्देश्य के साथ आपको प्रश्न दिए जाते हैं। हर प्रश्न उठाकर हमारी क्लास में नहीं रखा जाता है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जो मित्र हैं, तो अभी तक जो है वो 300 प्लस मित्र हैं जो अभी तक टीजीटी पीजीटी आदि एग्जाम में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो काफी अच्छा रेशियो है सिलेक्शन का, सबसे ज्यादा चयन देने वाला परिवार है। और मैं खुद लगभग 5 जगह का सिलेक्टेड व्यक्ति हूँ। तो वो इसी वजह से होता है कि अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन श्योर होता है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इसके अलावा यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और आज ही जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। हमारा नंबर स्क्रॉलिंग कर रहा है और इसके अलावा इसके पीडीएफ पर भी नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मैट्रिक्स ऑफ म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, जो म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दैट सराउंडेड द टू आर्टरीज एंड वन वेन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, पहले तो हम आपको इस क्वेश्चन को पहले हम आपको डिफाइन करें जिससे आप समझ सकें। तो एक्चुअली में अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक बेबी है और बेबी माँ के यूट्रस से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? माँ के यूट्रस से जिस संरचना द्वारा जुड़ा रहता है उसे हम गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? तो गांव की भाषा में बोलते हैं नाड़ा। अब नहीं बोलता क्या इस घर में आपका नाड़ा गड़ा है, नाड़ा गड़ा मतलब ये घर क्या आपका है? तो इसे गांव की भाषा में नाड़ा बोलते हैं। वैसे इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल भाषा में अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को जब हम काट कर देखते हैं तो उसमें इस तरह से ऊपर दो आर्टरीज पाई जाती हैं। इस तरह से दो आर्टरीज पाई जाती है, नीचे एक वेन। तो ये हो गई हमारी आर्टरीज और ये हो गई वेन। तो यहाँ जो क्या कहता है कनेक्टिव सराउंडेड टू, यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है उसको किसके नाम से जानते हैं? कहता है बॉल्टन्स जेली या वॉर्टन्स जेली या लिम्फ या कार्टोन जेली, किसके नाम से जानते हैं? ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि यह आपका जो एलटी और जीआईसी का जो एग्जामिनेशन है, ध्यान में रखिएगा। ये जल्दी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कहां से उठा सकता है। तो एलटी और जीआईसी का जो एग्जामिनेशन है यूपी पीएससी कराता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। जो आश्रम पद्धति और जीआईसी तो क्या करता है, अपने ही प्रश्न अक्सर रिपीट मारता है। इसलिए इस प्रश्न को मैं ढूंढ कर खास कर लाया था। 21 में एग्जाम हुआ था आश्रम पद्धति का लेक्चरर का, जैसे कि एनवीएस का होता है वैसे आवासीय विद्यालय होते हैं आश्रम पद्धति के। तो जो पिछड़ी जातियां होती हैं उनके लिए होता है, अति पिछड़ी जातियों के लिए, तो उनके लिए ये विद्यालय होता है। जैसे जीआईसी का लेक्चर और वैसे इसका एग्जाम लगभग हमें लगता है 10 दिन महीने भर के अंदर में हुए थे 21 में। तो इसमें भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का बंदा सिलेक्ट हुआ था। आप जाकर वहां जो फोटो वगैरह पड़ी वहां देख सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका पिक्चर हमने लगा कर रखा था आपको समझाने के लिए, जिससे हम आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको ऑर्टन्स जेली के नाम से जानते हैं। देखिएगा ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नाड़ा होता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसको काटा जाता है। अम्बिलिकल कार्ड है। और अम्बिलिकल कार्ड को जब हम सेक्शन करते हैं तो इसमें ये दो जो पाई जाती हैं, दो आर्टरीज और एक वेन्स होती है, अम्बिलिकल वेन और ये समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है,
तो ये वाला जो एरिया है, ये देखिए दोनों आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है संयोजी ऊतक है, उसे हम वॉर्टन्स जेली के नाम से जानते हैं। चूंकि इसका नाम वॉर्टन्स ने दिया था, इसीलिए इसे हम वॉर्टन जेली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? बी को। इसके अलावा वॉर्टन जेली और कॉटन जेली, दिस इज फेक नेम। ये दोनों के दोनों फेक नेम है। ये दोनों के दोनों एग्जामिनर ने अपने दिमाग से एक फेक नेम बनाकर रखे हैं। लिम्ब के बारे में आप जानते हैं, तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। और आप हमें लाइव देख रहे हैं, आप हमें लाइव देख रहे हैं, मगर मैं कमेंट्स ज्यादा इसलिए नहीं लेता। मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। मैं क्लास लेने के लिए बहुत टाइम मैनेज करता हूं, तभी आपकी क्लास ले पाता हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं, चूंकि जॉब करता हूं, और जॉब होने के कारण अपनी वहां की भी जिम्मेदारियां हैं, और मैं फुल टाइम कोचिंग वाला सिस्टम नहीं हमारे पास। ये एक परिवार है, और इतने लोग तभी यहाँ सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि हम लोग परिवार की तरह काम करते हैं। कोचिंग संस्थान नहीं है, हम कभी कोचिंग संस्थान इसको माना ही नहीं। आप जब इस परिवार के साथ जुड़ते हैं तो एक परिवार का हिस्सा होते हैं, और हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपका सिलेक्शन हो। इसीलिए आपको ढेर सारी चीजें, आपको एक नोट्स का ग्रुप उपलब्ध कराया जाए, इसमें 2500 पीडीएफ पड़ी है, वो उपलब्ध कराया जाता है। सारी चीजें मिनिमम टू मिनिमम फी पर अवेलेबल कराई जाती हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो। और हमारा टारगेट हरदम वो परिवार है जिनके पास संसाधन नहीं है। हम कदापि उनको टारगेट नहीं करते जो बहुत संसदा भाई बहुत बड़ी बड़ी फीसें दे सकते हैं, आप साधन जुटा सकते हैं। तो ये हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनके पास अभी देखा था आपने बीपीएससी के हमारे मित्र, हमने रिकॉर्डिंग सुनाई थी आपको कि सिलेक्शन हुआ था पीजीटी में, बीपीएससी में। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि सर खाने की तक व्यवस्था हमारे घर में नहीं थी, सर आप हमारे लिए भगवान, मतलब समझ। तो अच्छा हृदय को लगता है कि मैं उन लोगों के घरों को रोशन कर रहा हूँ जो वाकई नीडी है और जिनको जॉब की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डिल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है कि इसमें से वह जॉइंट कौन है जो पेल्विक और पेक्टोरल गर्डिल, फ्रॉग का जो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल है उसमें पाया जाता है। तो ये देखिएगा टीजीटी 2021 में पूछा गया था, 2016 वाला 21 में। और अभी आपको देखेंगे हमने एलटी के भी प्रश्न लेकर रखे हैं इसमें। हमने हमने आपसे पहले भी बताया है कि हम उन्हीं प्रश्नों का चुनाव कर रहे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को ही मिले। मेरी पूरी कोशिश है, हम ऐसा ही कदापि एक ऐसा क्वेश्चन उठाकर या रेंडमली या जहां से मन में आए डाल दो सिर्फ लाइक सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में, तो वैसा यहाँ नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन एक पूछता है ज्वाइंट से, एलटी 2018 में लगभग हमें लगता है 2 क्वेश्चन उसने पूछे थे इन जॉइंट के आसपास से। तो इसीलिए हमने यहां का रखा कि अगर मान लेते हैं पूछते हैं तो यहां से क्वेश्चन चुराया जा सकता है। इसलिए कहता है हिंज या पिवोट या सैडल या बॉल एंड सॉकेट, इसमें क्या हो सकता है। तो इसके लिए पिक्चर रखा था हमने जिससे आपको हम प्रॉपर समझा सकें। ये डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट है, सिनोवियल जॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ देता है। ध्यान में रखना कि जो एल्बो है हमारी, ऐसे पूछता है जो एल्बो है ये वाली हड्डी, ये जो हमारी हड्डी है ना एल्बो, ये जो एल्बो है इसका जॉइंट कैसे होता है। तो इसका जॉइंट जो होता है हिंज जॉइंट होता है। कैसा होता है हिंज जॉइंट? मतलब ये जैसे कब्जा होता है, कब्जा दरवाजे का कब्जा होता है, तो जो सिंगल डोर्स होते हैं तो देखना एक ही तरफ ऐसे होंगे और एक तरफ खुलेंगे, दोनों तरफ नहीं खुलते। इसी तरह हाथ हमारा है कि एक तरफ तो हम मूवमेंट कर सकते हैं, मगर इस हाथ को हम अगर ये चाहें कि ये वाला हाथ उठाकर ऐसे कर दें तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं कब्जा या हिंज जॉइंट, जो कि एल्बो में पाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। पूछता है कि एल्बो में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए एल्बो कौन है। तो हमारा जो ये वाली है गांठ, इसको एल्बो बोलते हैं, हिंज जॉइंट पाया जाता है। जो हमारी कलाई होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कलाई में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। जो हमारी रिस्ट होती है उसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो उसमें हम कंडाइलॉइड जॉइंट पाया जाता है। कौन सा? कंडुलाइड। कंडुलाइड जॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे भी, मतलब ऐसे होता है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे देखिए, ऐसे 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 ये मूवमेंट बना हुआ है। मतलब हम इधर भी कर घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा सकते हैं, ऊपर भी घुमा सकते हैं, नीचे भी घुमा सकते हैं।
तो इसको हम कॉन्ड्रोलॉइड जॉइंट के नाम से जानते हैं, जो हमारी रिस्ट में पाया जाता है। ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि अगर आप हमसे एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप में इतनी ताकत हो कि उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इसलिए। दूसरा, अब हमारे पास आता है हिप का। और चूंकि जो हमारा पेल्विक, और देखिए एक एक ये यहाँ वाला जॉइंट्स और ये हमारे दो पाई जाती हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। तो पेक्टोरल और जो पेल्विक गर्डिल होती है, इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो बॉल सॉकेट होते हैं। बॉल सॉकेट का मतलब इस तरह से होता है, मतलब ऐसे, ये मान लो बॉल है, बोन्स, और ये सॉकेट ऐसे, तो ये ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं। तो ये कौन सा सॉकेट है, बॉल से। तो हमारा आंसर कौन होगा, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स। अच्छा, यहां अगर आपसे पूछे कि इस एरिया में जो होता है, जो हमारा सबटालर जॉइंट्स बोलते हैं इसको, सबटालर जॉइंट, जो प्लेन जॉइंट्स होता है इसे सबटालर जॉइंट्स के नाम से बोलते हैं। और सैडल जॉइंट्स, ये वाला जॉइंट्स कौन सा होता है, तो ये हमारा यहाँ का जो जॉइंट्स होता है ये सैडल जॉइंट्स कहलाता है। और जो गर्दन वाला जॉइंट्स होता है, हमारी जो गर्दन होती है ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, इसको पिवोट जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, नाम भी ध्यान रखना, अगर अथवा या कभी आप पिवोट जॉइंट्स याद है और ये एटलैंटो एक्सियल जॉइंट्स पूछ दे तो दोनों के नाम सेम है। तो ये आप जॉइंट से याद रखेंगे तो हमारा बॉल सॉकेट है। देखिएगा, हमने सैडल जॉइंट्स बता दिया, पिवोट जॉइंट बता दिया, हिंज, हमने सारे जॉइंट्स बता दिए हैं, कौन जॉइंट्स कहाँ पाया जाता है और एग्जाम में कैसे आपको कंफ्यूज करेगा। तो हमारा चूंकि पैल्विक और गर्डिल और जो फ्रॉग में वो बाल और सॉकेट जॉइंट्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर कहता है कि रेगुलर एक्सरसाइज, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, वो चाहे हम जिम में जाकर करें या घरों पर, जो जैसे डिप्स मारना है, उठना बैठना है और दौड़ लगाना है, साइकिलिंग करना है, तो जो हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स बाय 60%। दिस इज मेनली द रिजल्ट एंड इंक्रीज द, इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो 60% तक इंक्रीज कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो कहता है डायमीटर ऑफ मसल सेल्स ओनली, केवल हमारी मसल्स का डायमीटर बढ़ता है, या नंबर ऑफ मसल सेल्स ओनली, या मसल्स की संख्या बढ़ती है, या कहता है नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल विथ मसल सेल्स ओनली, या हमारी जो मसल्स की मायोफाइब्रिल्स होती हैं वो बढ़ती है, या ऑल ऑफ एबव। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स की संख्या भी बढ़ेंगी, उनमें मायोफाइब्रिल्स भी बढ़ेगा, हमारा जो साइज है मसल्स का वो इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी सही करेंगे, ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे ऑप्शन सही है। आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, कई हमारे जो मित्र हैं हम देख रहे हैं बहुत सारे सही आंसर कर रहे हैं। और मैं क्षमा चाहूंगा कि अगर हम नाम अनाउंस करेंगे तो जो मैं क्लास 1 घंटे में खत्म कर पा रहा हूँ 2 घंटे में खत्म होगी। और मेरा मानना है कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि 1 घंटे की क्लास आप 2 घंटे तक हमारा इधर उधर की बातें सुने। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पंप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्रू द डिपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल मेम्ब्रेन। कहता है कि जो पंप चलता है एक्चुअली में मसल कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है, अब जैसे मान लेते हैं मसल्स का सिकुड़ना और फैलना होता है, तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है यहाँ डिपोलराइजेशन होता है मसल सेल्स में। हाँ, तो वो कौन सा पंप कहलाता है, कहता है सोडियम पंप कहलाता है, या पोटेशियम पंप, या कैल्शियम पंप, या मैग्नीशियम पंप। और ये एलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा था। तो यानी मसल्स एंड स्केलेटन चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन उसने पूछे थे। किससे, मसल्स और स्केलेटन चैप्टर से लगभग उसने 3 क्वेश्चन पूछे थे एलटी 2018 में। मसल्स और स्केलेटन जो चैप्टर है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, इंटरमीडिएट में भी दिया है और बीएससी में तो है ही है। तो इसको आपको रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि जो सोडियम और पोटेशियम पंप है, ये वाला जो पंप है, ये ये किसके लिए होता है, इसेंशियल, इसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्स।
नर्व इंपल्स के लिए जरूरी है कौन सा, सोडियम और पोटेशियम पंप। जो कैल्शियम पंप होता है ये एक्चुअली में मस्कुलर सिस्टम के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा अगर सोडियम पोटेशियम पंप पूछे और ये क्या करता है तो हार्ट फंक्शन के लिए जरूरी होता है। किसके लिए, हार्ट फंक्शन यानी सॉरी हार्ट फंक्शन यानी हमारी हृदय की गति के लिए जरूरी होता है। दूसरा, किडनी फिल्ट्रेशन के लिए भी जरूरी है, फिल्ट्रेशन के लिए भी ये सोडियम पोटेशियम पंप जरूरी है। इसके अलावा सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है, जबकि कैल्शियम पंप जो है वो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में बहुत मदद करता है या मुख्य कार्य करता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे जो कि 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करेंगे, आपका पूरी सहायता की जाएगी। आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.doctornotesbiology.in पर भी हमें विजिट कर सकते हैं या हमें मेल भी लिख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब को तो आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 की बात करें कि इन मैमेलियन टेस्टीज एंड्रोसाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो मैमेलियन टेस्टीज है, मैमेलियन में चूंकि हम लोग भी हम जिनमें जिनमें मैमेनरी ग्लैंड पाई जाती है यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं वो सारे मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर वो मैमल्स को बांटा गया, प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया और यूथीरिया में बांटा गया, वो एक अलग विषय है। तो जो मैमेलिया के टेस्टीज हैं, जो टेस्टीज हैं उनमें जो एंडोसाइट सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, इसीलिए लिया कि ये क्वेश्चन जीआईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये ईएलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेम आयोग का क्वेश्चन है तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि क्वेश्चन रिपीट कर दे या थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर करके क्वेश्चन को घुमा दे। देखिए हमसे भी अगर इस पेपर को सेटिंग कौन करता है, तो जो पेपर सेट करते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं। और आप इतना तो जानते ही कि जो प्रोफेसर पेपर सेट करते हैं वो भी सब बिजी शेड्यूल वाले होते हैं। ऐसे नहीं कि फ्री बैठे हुए हैं उनको केवल पेपर ही बनाना है। तो हर आदमी इधर से उधर से इधर से उधर से लेके एक चीज बनाकर तैयार कर देता है। समझ में आ गया हमारी बात। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो ओल्ड ओल्ड एग्जाम हो चुके हैं उससे लगभग 40 से 50% क्वेश्चन उससे बनेंगे। और जो न्यू क्वेश्चन बनने हैं वो किससे 50 to 60% न्यू क्वेश्चन बनते हैं। 50 से 60% न्यू क्वेश्चन बनते हैं, 40 से 50% ओल्ड को। अब ओल्ड का यहां अर्थ ये नहीं है कि एलटी 2018 वाला क्वेश्चन रिपीट कर, नहीं, वो हो सकता है आश्रम पद्धति में जो क्वेश्चन पूछा गया वहां से उठाए। हो सकता है कि जो पीसीएस जो पहले चलता था, पीसीएस चलता था सब्जेक्टिव, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाकर यहाँ डाल सकता है। आपसे जीआईसी में जो पहले एग्जाम हो सकते हैं वहां से क्वेश्चन ले सकता है, या जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन ले सकता है, या बिहार में जो एग्जाम हुए हैं टीजीटी पीजीटी के वहां से क्वेश्चन उठा सकता है। वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। समझ में आ रहा है, कहां से, कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर। तो वो जो ओल्ड ओल्ड क्वेश्चन बन चुका है, यदि बने हुए अगर ये 40 से 50% जो क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम से पूछे जा रहे हैं या चुराए हुए क्वेश्चन है या पुराने क्वेश्चन उठा रहा है, यदि ये क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग जो अच्छे तैयारी करने वाले यहाँ क्वेश्चन गलती नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके नहीं रहते हैं। ध्यान में रखना। अगर ओल्ड क्वेश्चन देखिए, न्यू जो ऐसे क्वेश्चन है, मान लेते हैं जो 60% मान लेते हैं नया क्वेश्चन बन रहा है, समझिएगा थ्योरी। नया क्वेश्चन में तो आप गड़बड़ी कर सकते हैं। नया क्वेश्चन में मान लेते हैं कुछ ऐसा पूछ दे जो आपने किताब में पढ़ा नहीं है। सिंपल सी बात समझो, मान लो नए क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ दे जो आज आपने नहीं पढ़ा है, या मान लेते हैं कोई चैप्टर ऐसा है, जैसे मैंने कई सारे क्वेश्चन देखे थे, मैं बताऊंगा कि जनरली कोई स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं, इतना डीपली नहीं पढ़ता, मगर वो क्वेश्चन बने हैं। ईएलटी में भी, टीजीटी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन बने हैं जो आपने कभी सुने नहीं, देखे नहीं।
तो वो सही करने के तो चांस कैसे हैं, जीरो है, वहां तो सही नहीं कर सकते। मगर ये जो पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, कितना भी कठिन बना हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो वो चूंकि आप प्रैक्टिस में कर चुके हैं तो यहाँ तो सही कर देना चाहिए। तो अगर ये 50% क्वेश्चन सही हो गए तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्री निकल जाएगा। और प्री की मेरिट मैंने पहले ही बताई है कि अगर 70 से 150 में से अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, और 75 मतलब समझ लो 65 से अगर 75 क्वेश्चन तक आप सही कर ले जाते हैं, आपका प्री निकल जाएगा। 150 में से 50% आप अगर क्वेश्चन सही कर ले गए बिना कटे फिटे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव हटाने के बाद अगर 65% 65 क्वेश्चन तक सही कर ले गए, 65 से 70 के बीच में, 65 वो क्या बोल सकते हैं, हाँ 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन सही ले गए, प्री निकल जाएगा आपका, मतलब 150 में से। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां हमारे सफल होने के चांस कम है। नए क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं, मगर अगर पुराना क्वेश्चन गलत कर गए तो सिलेक्शन होना संभव नहीं है। इसलिए इन मैमेलियन टेस्टीज एंड्रोसाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो मैमेलियन टेस्टीज हैं उसमें एंड्रोसाइट जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, कहता है स्पर्मेटोसाइट्स के द्वारा, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा, या इंटरस्टिटियल सेल के द्वारा, या सार्टोली सेल के द्वारा। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो इंटरस्टिडियल सेल है इसका दूसरा नाम, अगर एग्जाम में पूछे कि इसका दूसरा नाम क्या है, या कभी कभी यहां ये शब्द ना देके तो इसको लीडिंग सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं, ध्यान में रखना। जो इंटरस्टियल सेल है इसको किसके नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं। इसको हम और किसके नाम से जानते हैं, इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ टेस्टिस, इसको बोलते हैं इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ टेस्टिस। आपसे एग्जाम में पूछता है कि टेस्टिस का इंडोक्राइन हिस्सा कौन सा है, यानी टेस्टिस का अंतःस्रावी हिस्सा कौन सा है, तो आप लगाएंगे लीडिंग सेल्स जो है वो अंतःस्रावी होती है, या अगर लीडिंग ना दिया रहेगा टेस्टाक्टियल, यानी अथवा, चाहे ये बोल दें चाहे दोनों नाम सेम है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये करता क्या है, तो ये सिक्रीट, ये किसका श्रावण करता है, तो कहता है सिक्रीट एंड्रोजेंस, ये एंड्रोजन का श्रावण करता है। और एंड्रोजन एक्चुअली में होता क्या है, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह, ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक्चुअली में ये मेल हार्मोन है, क्या है, मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है, यह जब मात्रा किसी में कम हो जाती है तो जवानी के लक्षण खत्म हो जाते हैं, मतलब नपुंसकता आनी शुरू होती है। तो कुल मिलाकर टेस्टोस्टेरोन जिसमें मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, तो अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जांचता है आप में कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल आप में क्या है। यदि किसी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो उसमें क्या होगा, फीमेल वाले लक्षण आ जाएंगे, या मतलब उसका वैवाहिक जीवन, मतलब आप समझदार हैं कि वो डिस्टर्ब होने लगेगा। तो ये खेल किसका है, टेस्टोस्टेरोन का। उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कम होता जाता है। क्या हो जाता है, कम होता जाता है टेस्टोस्टेरोन का स्रावण उम्र बढ़ने के साथ। तो ये इतना समझ में आया। अब हमारे पास आता है सार्टोली सेल, इसको यहां इरेज कर दे तो हम आपको बता पाएंगे। हम्म। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है सार्टोली सेल से। सार्टोली सेल, ये डी नंबर हम बता रहे हैं क्योंकि पूछा गया इसलिए। इसको सब टेंटाकुलर सेल बोलते हैं, ध्यान में रखना, इसको क्या बोलते हैं, सब टेंटाकुलर सेल के नाम से जानते हैं। इस सेल को किसके नाम से जानते हैं, तो सब टेंटाकुलर सेल के नाम से जानते हैं। और ये जो सार्टोली सेल है इनका फंक्शन बहुत पूछता है, इवन टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का कॉमन क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है, इससे क्या निकलता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनता है, बाइंडिंग प्रोटीन, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो वो किसे, सार्टोली सेल से निकलती हैं। इसके अलावा इनहिबिन निकलता है, इनहिबिन, इनहिबिन क्या करता है, ये
सप्रेस एफएसएच, जो फॉल्किल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, उसको ये क्या करता है, सप्रेस करता है। सप्रेस का मतलब दबाता है। दूसरा, और सार्टोली कोशिकाएं जो डेवलप हो रहे स्पर्म में, उनको भोजन देने का भी कार्य करता है, यानी उनको प्राय न्यूट्रिशन देने का भी कार्य करता है। समझ में आ गया? तो इतने कार्य हैं, तो इनको आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो चूंकि यहां उसने पूछा एंड्रोजन, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस जरूर क्वेश्चन की करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिलेक्शन आप भूल जाइए, आप चाहे जितनी रात दिन में। देखिए, दो तरीके होते हैं, आपको मैं बता दूं कि दो तरीके होते हैं। एक होता है हार्ड वर्किंग, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि फलाने मेहनत बहुत किए, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, और ना मिलना ना जुलना, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक ऐसा बंदा है जो 4 से 5 घंटे पढ़ता है और वो हर जगह सिलेक्शन ले रहा है। तो मतलब दो तरीके से, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट स्टडी। आप हार्ड वर्किंग तो कर रहे हैं, हार्ड स्टडी तो कर रहे हैं, मगर आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। आपने किताब उठाया और मेहनत किए जा रहे हैं, अब रात में भी पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर रिजल्ट जो आ रहा है वो शून्य आ रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, और पढ़ने की प्लानिंग क्या है। हाँ, कैसे पढ़ें, रिवीजन कब करें, रिवीजन कितना करें, कितना ना करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट की क्वालिटी क्या हो, हमें क्या देखना है प्रैक्टिस सेट में। आप क्या किए, आपने यूथ उठाया, आपने शिल्पी उठाया, आपने घटना चक्र उठाया, और इन सब में एक नुकसान होता है, क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो एक दिक्कत करता है। जैसे आपने देखा, यहां मान लेते हैं 31 नंबर पढ़ रहा है, अब आपको आंसर नहीं आया तो खट से यहां लिखा है, मान लो होते हैं कोई आंसर लिखा है, मान लो ए आंसर लिखा है, खट से ए पर आंसर गया, तुरंत देख लिया, तो वो दोबारा अगर 2 दिन बाद क्वेश्चन कहीं आपने देख लिया तो फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आप क्वेश्चन को करो और बाद में कोई ये बताए कि ये क्वेश्चन आपका गलत है। तो जब आपको बाद में कोई बताएगा ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तब आपका माथा ठनकेगा, आखिर ये गलत क्यों हुआ। तब आप को रिलेट करेंगे, देखेंगे, किताब के पन्ने पलटाएंगे, मेहनत करेंगे, फिर वो जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिसमें आपने 2 मिनट दे दिया अध्ययन करने में, नहीं मिला, आपने नेट में सर्च किया, नहीं मिला, गूगल पे सर्च किया, अपनी टेक्स्ट बुक उठाई, उसमें देखा, वो क्वेश्चन फिर जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। और जो क्वेश्चन में आप देखे, ऐसे पढ़े और उसमें ए बी सी डी लिखा है, ए सही है, तो वो त्वरित तो दिमाग में आया, मगर वो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद वो क्वेश्चन दोबारा सामने आएगा तो फिर गलत करेंगे, ये आप समझिएगा। तो इसके लिए मैं इसलिए बता रहा था कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट बैच है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा जो बैचेस हैं बिल्कुल मिनिमम फी पर है। हमारा जो बैच है, हमारा विजेता जो बैच है, ध्यान में रखना, हमारा जो विजेता बैच है, सॉरी, हमारा जो विजेता बैच है केवल 999 का है। अभी दीपावली ऑफर कंपनी कंटिन्यू करे हुए है। और दूसरा हमारा एलटी और जीआईसी और टीजीटी और पीजीटी, ये जो कॉम्बो बैच है, और आरपीएससी, ये जो कॉम्बो बैच है, ये वाला, ये भी केवल 999 का है। आप चाहे विजेता ले लें, इसमें भी एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी की तैयारी हो जाएगी। इनमें से कोई भी बैच ले लें ये। और दोनों के दोनों बैच, जैसे विजेता बैच है, ये हमने 3-4 माह पहले 100% कंप्लीट कर दिया है, और एलटी जीआईसी वाला भी, ये वाला, ये भी 100% कंप्लीट है। अब हमारा, आपको हमारा वेट नहीं करना, क्लास आना है, सारी क्लासें क्रम से लगी मिलेंगी। आज ही लें, केवल 999 कंप्लीट बैच, वैलिडिटी 1 साल है। परचेज डेट से आपको क्या मिलेगा, सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी, जो कि नोट्स के द्वारा बनाने के बाद ही पढ़ाई जाती हैं। ऐसे नहीं कि दुनिया भर की चीजें आपको पढ़ाते, उतना ही पढ़ाते हैं जितने सिलेक्शन हो। दूसरा, आपको एमसीक्यू की क्लासें मिलेंगी, एमसीक्यू क्लासेस, सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चन जो हमारा पेपर है और उसकी क्लासें मिलेंगी। 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी आपको मिलेगी,
जिसमें बुक्स हैं, जिसमें 10,000 की बुक हैं। एक जीएस की लाइब्रेरी आपको मिलेगी, इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। ये सब आपको केवल इतने में मिलेगा। दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट बैच है, प्रैक्टिस सेट बैच है, जिसको ऑफर में ये भी चल रहा है। ये 899 का था, जिसको ऑफर में इस समय सिर्फ 599 का है, जिसमें आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाते हैं। 80 प्लस। इसमें जैसे ही आप मोबाइल से देखिए, आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं ऊब गए, उसके बाद अपना मोबाइल उठाइए या अपना टैबलेट उठाइए या कंप्यूटर पे बैठे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लीजिए। आप कंप्यूटर पे पढ़िए क्वेश्चन, आप आंसर करते जाइए। जैसे ही लास्ट में सबमिट करेंगे, ये बताता है कितने सही किए, कितने गलत किए, आपने कितना समय लिया, किस क्वेश्चन को छोड़ा, किस क्वेश्चन को पकड़ा, सही आंसर क्या है, आपने सही क्या किया, पूरी रिपोर्ट जनरेट करके देगा। इससे क्या होगा, हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा। जो क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको देखेंगे, फिर किताब में देखेंगे, तो वो फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, स्कोर इंक्रीज होगा। आप देखेंगे शुरू में स्कोर कम होगा, फिर आप जैसे प्रैक्टिस सेट देते जाएंगे, आपके स्कोर इंक्रीज होंगे। आप मान लेते हैं यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं, यहाँ थ्योरी पढ़ ली, अब आपको कैसे पता कि आपको कितनी तैयारी हो गई। तो जब प्रैक्टिस सेट उसी चैप्टर का देंगे, तो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज भी है और मिक्स्ड एमसीक्यू दोनों हमने दिए हैं। तो थ्योरी क्लास पढ़ी, मान लो प्रोटोजोआ पढ़ा, प्रोटोजोआ का प्रैक्टिस सेट देखा, आपको पता चल जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में, तैयारी में क्या सुधार करना। आज ही जुड़े, क्योंकि आप जो टारगेट करिए, आपका ईएलटी तो टारगेट है ही है। अभी इसके बाद जस्ट ईएलटी के बाद नया कैलेंडर जो यूपीएससी का जारी होगा, यूपीपीएससी का, तो उसमें जीआईसी की डेट आ जाएगी। तो जीआईसी का एग्जाम लगा है, और कभी भी टीजीटी और पीजीटी की नई डेटों का अनाउंस हो सकता है, क्योंकि जो नए अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने बोला है कि मैं जल्दी ही इनकी डेटें जारी करूंगा, टीजीटी पीजीटी। उधर पेपर में ये निकल रहा है कि 30,000 प्लस वैकेंसी, 30,000 प्लस वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की नई आने वाली है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम कंटिन्यू तैयारी करेंगे, तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। अगर एक में चूके, तो दूसरे में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। एक दिन में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। हमने लंबे समय तक, मैंने खुद तैयारी की, और मैं इस चीज का भुक्तभोगी हूं कि जब तक मैंने लापरवाही के साथ तैयारी की, तब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मैं सीरियस हुआ, तो 5 जगह सिलेक्शन हुआ। 5 जगह में, एक ही जगह तो नौकरी करोगे, तो एक जगह कर रहे हैं, 5 जगह सिलेक्शन हुआ। कभी हमें मौका मिला, फाइल वाइल अगर हमें दिख गई पुरानी, तो ज्वाइनिंग लेटर हम आपको सारे दिखाएंगे, 5 जगह के ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये अलग बात है, तो इसलिए मैं कह रहा था। चलिए, कहता डी सेल एंड D2F सेल ऑफ पैंक्रियाज रिस्पेक्टिवली सीक्रेट। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे, चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है, तो थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। क्योंकि केवल टाइम पास या व्यू और अच्छी अच्छी बातें करने का ही मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये है कि आपको बस एक जॉब मिल जाए, और मैं कदाप कोशिश ये नहीं करता कि आप विद्वान बने। हम सिर्फ इतनी कोशिश करते हैं कि आप, एक पोस्ट आपको मिल जाए, और आप सहायक अध्यापक या लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। सिर्फ हमारा इतना ही उद्देश्य है। तो कहता है डी सेल या D2F सेल पैंक्रियाज रिस्पेक्टिवली सीक्रेट्स। तो कहता है कि जो पैंक्रियाज है, कौन है हमारा पैंक्रियाज। तो आप जानते हैं कि जो पैंक्रियाज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं थोड़ा सा इसमें बोलूंगा कि जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो बना होता है, इसमें विशेष सेल होती हैं, जिसे बोलते हैं एसिनर सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना, एसिनर सेल कहाँ पाई जाती है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा गया। तो पैंक्रियाज में देखने को मिलती है कौन सी सेल, एसिनर सेल। तो जो एसिनर सेल्स होती हैं, इसमें इस्लैंड्स ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जो कितनी पाई जाती हैं, तो इनमें ये जो द्वीपिकाएं हैं, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। पहली सेल होती है अल्फा सेल।
कौन होती है? अल्फा सेल। अब यहां मुख्य क्या है? अल्फा सेल का दूसरा नाम जो होता है वो ए सेल होता है, ध्यान में रखना। अगर आपको अल्फा सेल बोलेगा तब तो ठीक है, आपको याद है अल्फा सेल का जो दूसरा नाम होता है वो ए सेल होता है, ए सेल। और आपसे पूछ देता है कि ए सेल कितने परसेंट पाई जाती है पैंक्रियाज में, तो ये केवल 15% होती है। कितनी होती है? 15, यानी 15% होती है। और ये किसको करती है? तो प्रोड्यूस ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये किसका श्रावण करती हैं? तो ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का श्रावण करती हैं। दूसरी हमारी बीटा सेल होती हैं, और इनको हम बी सेल के भी नाम से जानते हैं। पूरी कहानी सुनिएगा, बी सेल। और ये कितने परसेंट होती हैं? तो 65% होती हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीटा सेल पैंक्रियाज यानी जो अग्नाशय होता है उसमें कितने प्रतिशत होती हैं? तो जो हमारी बीटा सेल होती हैं वो 65% होती हैं। अल्फा सेल केवल 15%, बीटा सेल 65 से ज्यादा बीटा। इनसे क्या प्रोड्यूस होता है? इससे हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है, हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तीसरी जो है हमारी डेल्टा सेल है, डेल्टा सेल है, या इन्हीं को हम डी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो आंसर आप ही निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। इनको डी सेल बोलते हैं। ये क्या, ये कितना होता है? केवल 5% सेल होती है। ये कितनी होती है? केवल 5% होती हैं। इससे क्या निकलता है? तो इससे निकलता है प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन निकलता है। कौन हार्मोन निकलता है? प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन निकलता है। एक चौथे प्रकार की जो सेल है, ध्यान में रखना, चौथे प्रकार की जो सेल है और उनको बोलते हैं यफ सेल। किसके नाम से जानते हैं? यफ, यफ सेल के नाम से जानते हैं। इनको प्राय क्या बोलते हैं? पैंक्रिया पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, पॉलीपेप्टाइड सेल के नाम से जानते हैं। इनको हम प्राय पीपी सेल के भी नाम से जानते हैं। ये चौथे प्रकार की सेल है। कौन सी? पीपी सेल। इससे इससे एक एंजाइम निकलता है, और जो ये क्या करता है कि जो पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो डी सेल पूछा है, और क्या निकला है? सोमैटोस्टैटिन। अब देखिएगा, यहीं यहीं से क्वेश्चन देखेंगे। कहता है डी सेल यानी डेल्टा सेल की बात कर रहा है, एंड डी टू एफ सेल पैंक्रियाज रिस्पेक्टिवली सक्रीज पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये किससे निकलता है? ये निकलता है एफ सेल से। यही तो अभी बताए, ये एफ सेल या पीपी सेल से। सोमैटोस्टैटिन किससे निकलता है? तो सोमैटोस्टैटिन जो निकलता है मित्र, वो निकलता है डी सेल से। तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। फिर नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैंक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन एंड पॉलीपेप्टाइड। बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा। पैंक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन निकलता है डी सेल से, और पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन किससे निकलता है? तो बीटा सेल से निकलता है। किससे निकलता है? बीटा सेल से। ये किससे निकलता है? डी सेल से। ग्लूकागॉन किससे निकलता है? अल्फा सेल से। सोमैटोस्टैटिन किससे निकलता है? डी सेल से। तो सब में एक दूसरी कोशिका घुसी हुई है, जबकि ऑप्शन बी ऐसा है कि डी टू एफ और जो डी सेल है उससे पैंक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन और पॉलीपेप्टाइड निकलता है। समझ में आ गया? इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चल रहे हैं, और 32 नंबर हमसे क्या कह रहे हैं? मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। कहता है उसने दो लिस्ट दी हैं, एक लिस्ट फर्स्ट और एक लिस्ट सेकेंड दी है। कहता है दोनों को हमें मैच कराना है और सही आंसर का जवाब देना है। तो थोड़ा सा दिमाग खोल कर देखेंगे। अभी हमने आपको पढ़ाया पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की अल्फा सेल से क्या निकलना है? ग्लूकागॉन। हमें पहले ही नंबर पर पकड़ में आ गया, यानी ए में ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया, हमें पकड़ में तुरंत आ गया। थायराइड, थायराइड से कैल्सीटोनिन निकलता है। तो हमें बी जो है, बी में पकड़ में क्या आया? बी का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 4। क्या होगा? 4। ठीक है, फिर सी, सी में हमारा क्या सही होगा? सी
कहाँ, ये एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल जो मेड्यूला है उससे क्या निकलता है, तो एड्रिनल मेड्यूला से हमारा निकल रहा है एपिनेफ्रिन। क्या निकलता है, एपिनेफ्रिन। तो एक और एड्रिनल कॉर्टेक्स अब कौन बचा, एल्डोस्टेरोन। तो आ गया डी में कौन आ गया, दो। तो 3 4 1 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है, 3 4 1 2 ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। और ये जीआईसी 21 में पूछा गया था, इसलिए आपके ईएलटी एग्जामिनेशन के लिए, जीआईसी के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको हो सकता है हूबहू देखने को मिले, या इन ऑप्शन में थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी आपको एग्जाम में दिखा सकता है। कमेंट्स जरूर करिएगा और लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर जरूर करिएगा, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। वो कहता है कि ये इंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये कहता है, क्या कह रहा है, अरेंज देम इन डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द लोकेशन फ्रॉम हेड टू फोट। मतलब सर से, मान लेते हैं ये हमारा सर है, और सर से ये मान लेते हैं हमारा धड़ है, और मान लेते हैं ये पैर है। ठीक है, यहां ऐसे आपको अरेंज करना है, जो ग्रंथि ऊपर से चलना है और उनके क्रम से अरेंज करना है। ये हमें आपको अरेंज करने के लिए उसने दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि जो पीनियल ग्लैंड है वो ब्रेन में पाई जाती है। कौन सी, पीनियल ग्लैंड। फिर उसके नीचे यहां ब्रेन में ही पिट्यूटरी ग्रंथ पाई जाती है, जो मटर के दाने के बराबर होता है, जिसे मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो पहले आया पीनियल, पीनियल क्या है, सी नंबर पे। फिर आया पिट्यूटरी, किस नंबर पे, डी पे। ठीक है, फिर हमारा दूसरी ग्रंथि आती है, और कौन सी आती है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो हमारा लंग्स वाला भाग होता है, ये जैसे मान लेते हैं हमारे लंग्स है, तो इस वाले एरिया में यहां लगभग हमें ये देखने को मिलती है। तो हमारा, फिर हमारा कौन सी ग्रंथि आई, हमारा आया पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है वो डिओडिनम के पास पाया जाता है, यानी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, तो यहां हमें देखने को मिलता है। तो हमारा पैंक्रियाज आया बी। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर देखने को मिलती है, यानी सबसे नीचे आया ये, तो आया ए। डी कितने, 4 5 है, कितना कर दिया, डी, सी डी, हाँ, सी डी ई बी ए, सी डी ई बी ए। चलो देख लेते हैं, ये सी यहां आया, सी डी ई बी ए। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि का लोकेशन कौन है, ब्रेन में कौन पाई जा रही है, कौन। एक्चुअली में मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर एलटी का सिलेक्शन हो जाएगा तो 70,000 पहली सैलरी आपकी होगी। 8वां वेतन लग गया तो 90 लाख, 1 2 साल में 8वां वेतन लग जाएगा, तो जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे 2 साल में लगभग 1 लाख के ऊपर हो जाएगा। इसी वेतन को देखते हुए सरकार ने 12 लाख तक सैलरी की छूट दी है टैक्स से, क्योंकि उसको मालूम है कि 8वां वेतन जैसे ही लगेगा मैक्सिमम लोगों की सैलरियां लाख के पार हो जाएंगी और सब टैक्स में आ जाएंगे। उसको मालूम है ये, इसलिए उसने लॉलीपॉप दे दिया कि अभी हम, हाँ, मतलब टैक्स में छूट दिए दे रहे हैं, और जिससे जो टीचर्स वर्ग है तो वो थोड़े दिन खुश हो ले, और जैसे ही 8वां लगेगा सब लाख के पार पहुंच जाएंगे, 1 लाख के ऊपर सैलरियां हो जाएंगी, तो सब का टैक्स कटने लगेगा। समझ में आ गया, तो ये है उनका अपना दिमाग है। तो इसलिए तो इस तरह पेपर बनता है, बिल्कुल बच्चों वाला भी पेपर नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या था, कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन द, जो कैस्ट्रेशन सेल हैं वो कहां पाई जाती हैं। क्वेश्चन उसने कहा है कि कैस्ट्रेशन सेल कहां पाई जाती हैं, तो हम आपको बता दें कैस्ट्रेशन सेल फाउंड इन, कहां पाई जाती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां पाई जाती है, एंटीरियर, ये दिया तो है, कहां पाई जाती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि में देखने को मिलती है। इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथ को हम किसके नाम से जानते हैं, एडिनो हाइपो
हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा, अगर मान लेते हैं एग्जाम के लिए उसने कैस्ट्रेशन सेल फाउंड इन, यहां इंटीरियर पिट्यूटरी ना देकर दे देता एडिनो हाइपोफाइसिस। अगर आपको ये नहीं मालूम कि एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसे एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और मैं लगभग 10-12 दिन बाद, हमें लगता है 12-14 दिन तक बाद, ये पुनः यूट्यूब पर क्लास आ रही। बाकी तो जो है वो हम ऐप पर रहते हैं, क्योंकि विंटर वेकेशन का मतलब इंटर कॉलेज में छुट्टियां तो होती नहीं है, तो वो उस बीच में वो 25 दिसंबर पड़ गया। दिसंबर के बाद मुझे लगा कि अगर 26 की छुट्टी ले लेंगे तो 27 में शायद रविदास जयंती कुछ थी, तो 27 फिर अगला संडे था, तो हमने कहा एक छुट्टी ले लेंगे। तो पता लगा कि जो विद्यालय है, जो प्रिंसिपल्स को जो प्रिंसिपल हैं उनको 2 छुट्टियां अर्थराइज होती हैं कि साल में कर सकते हैं अपने मनमाफिक। तो उनकी एक छुट्टी बची थी तो उन्होंने कर दी, 4 दिन वो मिल गए। फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से ये आया कि टीचर जो इंटर कॉलेज वो बंद किए जा रहे हैं। फिर 4 दिन की वो छुट्टी मिल गई, फिर 2 दिन की, फिर 3 दिन की छुट्टी बढ़ गई। फिर आज फिर सूचना आ गई है कि फिर 5-6 तारीख तक के, मतलब 6-7-8 तारीख तक, 9 तारीख तक या 10 तारीख तक जो भी आया, बंद है कॉलेज। तो ऐसे छुट्टियां चल रही हैं, तो ये बहुत सौभाग्य का बात है कि छुट्टियां मिल नहीं पाती इतनी। तो ऐसे थोड़ा सा क्लास लेने का मौका नहीं मिला है। जब मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां रहता हूँ तो फिर प्रॉपर क्लास हो पाती है, और घर पे फिर उतनी प्रॉपर हो नहीं पाती है। हाँ, चलिए, कैस्ट्रेशन आर फाउंड इन द, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अभी एलटी में 2018 में क्वेश्चन पूछा था। देखिएगा, ये जैसे ये क्वेश्चन है, रेथिक्स पाउच इज रिलेटेड टू, अब जैसे मैंने बोला था ना कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जनरली कोई रेथिक पाउच वगैरह कोई नहीं पढ़ता है, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता है, मगर 18 में उसने यहां से क्वेश्चन उठाया। तो वो तो मैं बता रहा हूं, इसीलिए ओल्ड क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस जरूर करें ओल्ड क्वेश्चन की। तो ये कहां पाया जाता है, तो ये कैसा है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी सर्दी है कि हाथ तक मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि में रेथिक्स जो पाउच है वो रिलेटेड होता है किसमें, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर पिट्यूटरी, यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा क्या, मान लो अगर आपको केवल पिट्यूटरी याद है, अब उसने दे दिया एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर क्या सही करेंगे, तब आंसर करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। इसीलिए मैंने ये इंटीरियर पिट्यूटरी शब्द लगाया। मान लो कोई आदमी आया और क्वेश्चन चुराता है, तो वो ऑप्शन चेंज करेगा, तो एंटीरियर लिख दिया, पोस्टीरियर लिख दिया। अब आपको तो मालूम है कि सर ने पढ़ाया था कि रेथिक जो पाउच है, रेथिक्स पाउच जो है वो पिट्यूटरी में पाए जाते हैं। अब मान लो वहां 2 पिट्यूटरी आ गई, आप क्या सही करोगे, तो आपको करना है एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 36 नंबर पर करता है, कहता है इराइथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो इराइथ्रोपोइटिन है इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, बोन मैरो के द्वारा, जो हड्डियां खोखली होती हैं, बोन मैरो जिसमें आरबीसी बनती है, स्प्लीन जिसे हम प्लीहा के नाम से जानते हैं, किडनी या मेगा कैरियोसाइट्स के द्वारा। तो ये प्राय जो इराइथ्रोपोइटिन है ये प्राय किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, किडनी, और किडनी की में स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती हैं। ध्यान में रखना, स्पेशलाइज्ड सेल या विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है किडनी में। उन कोशि स्पेशल जो सेल है वो कहां पाई जाती है, इन रीनल, कहां पाई जाती है, रीनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखना, रीनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है। और वही जो रीनल कॉर्टेक्स में विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं वही इराइथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन करती हैं। किसका सिक्रीशन करती हैं, इराइथ्रोपोइटिन का वही कोशिकाएं सिक्रीशन करती हैं। और ये क्या करती है, जो लो ऑक्सीजन, अगर बॉडी में लो ऑक्सीजन है तो उसको
डिटेक्ट करती हैं, सेंस करती हैं लो ऑक्सीजन को। और लो ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं जब होता है? हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। जो लो ऑक्सीजन होता है उसे हम हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। तो उसको डिटेक्ट करती हैं और बोन मैरो को, ध्यान में रखना, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है इराइथ्रोपोइटिन, जिससे आरबीसी ज्यादा बने, और ज्यादा आरबीसी बनेंगी तो ज्यादा ऑक्सीजन को परिवहन करेंगी। ठीक है, तो ये इसीलिए आपने देखा होगा जब ब्लड निकाल लिया जाता है तो 2-4 दिनों से लेकर 10 दिन में, आपको मान लेते हैं ब्लड आपने डोनेट किया तो 2-4 दिन में जितना ब्लड था वो उतना पुनः हो जाता है। इसी वजह से होता है। ठीक है, चलिए, हमें लगता है क्लास बड़ी लंबी खिंच गई, बड़ी लंबी क्लास होने जा रही है। मैं इसीलिए कमेंट्स नहीं लेता हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं लगातार, तब स्थिति ये है, कमेंट्स लेंगे तो। हाँ, प्राइमरी मैसेंजर इन एनिमल बॉडी आर, ध्यान में रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर रट के जाना है, क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। कहता प्राइमरी मैसेंजर एनिमल बॉडी, जो एनिमल बॉडी है उसमें प्राइमरी मैसेंजर कौन होता है, यानी प्राथमिक जो संदेश वाहक होता है वो कौन होता है? इंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, हार्मोन होते हैं, या सीएमपी, साइक्लिक, जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट वो है। तो इसमें जो होता है वो हार्मोन्स जो है वो प्राइमरी मैसेंजर होता है। ध्यान में रखना, हार्मोन्स जो होता है वो प्राइमरी मैसेंजर होता है। और कौन होता है इसके अलावा? अगर हार्मोन्स और, तो कहता है हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं। कौन? न्यूरो, जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या होते हैं? प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, प्राथमिक मैसेंजर होते हैं। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, सेकेंडरी मैसेंजर से तो अक्सर आता है, तो इसमें आपको लगाना है सीएमपी, जो दिया है सेकेंडरी मैसेंजर है। सीजीएमपी, कैल्शियम अक्सर पूछ देता है, जो कैल्शियम है वो सेकेंडरी मैसेंजर है, कैल्शियम। तो ये मुख्यतः यही एग्जाम में पूछते हैं, सीएमपी और कैल्शियम अक्सर दिया रहता है सेकेंडरी मैसेंजर में। तो हमें प्राथमिक पूछा है तो ऑप्शन इसको सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, कहता है द फोर्स पावर ऑफ प्रोपल्सन ऑफ स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय। कहता है जो प्रोपल्सन होता है स्पर्म का, जो मूवमेंट्स होता है, फोर्स जो पावर है वो कौन देता है? कहता है सब फाइबर ए, सब फाइबर बी, या डाइनिन, या नेक्सिन, ये प्राय कौन देता है? ध्यान में रखना, तो जो मोटर प्रोटीन होती है, डाइनिन जो है इसे मोटर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोटर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मोटर प्रोटीन के नाम से। तो इसका ऑप्शन होगा डाइनिन। इसके अलावा सब फाइबर ए, बी, नेक्सिन आदि जो है ये कोर, इसमें से ध्यान में रखना, इसमें से सब फाइबर ए, सब फाइबर बी कोर स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोर स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या बोलेंगे? फ्लैजेला वगैरह बोलेंगे इसको, तो उसका बनाते हैं, ध्यान में रखना। इसके अलावा आप ध्यान में रखना, जो फ्लैजेला बनता है उसका ये कोर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आता है कि जो सब फाइबर ए है, कौन? सब फाइबर ए, ध्यान में रखना, सब फाइबर ए में 13 प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा सब फाइबर ए में कितने प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं, तो सब फाइबर ए में 13 प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं, प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं। और सब फाइबर बी में 10 प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं, प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा इसलिए बताया कि मान लो कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो फ्लैजिला बनता है उसमें जो सब फाइबर ए है उसमें कितने प्रोटोफिलामेंट पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना, 10 और बी में 13। चलिए, तो ऑप्शन इसका ए सही है। फिर कहता है
फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म एट विच स्टेज ऑफ ओजेनेसिस। जो पहली, और ये उत्तराखंड का जो एलटी का एग्जामिनेशन हुआ था ये 2018 में, वहां पूछा गया था, वहां से भी क्वेश्चन उठाया क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन उठाता है ये, तो इसलिए वहां का भी एक क्वेश्चन हमने चुनाव किया था, अच्छा था, और यहाँ पूछे जाने की प्रबल संभावना। फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म एट विच स्टेज ऑफ ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। जो ओवा या अंडाणु का निर्माण है ओजनेसिस के नाम जानते हैं, हिंदी में अंड जनन के नाम से जानते हैं। तो कहता है अंड जनन में जो पोलर बॉडी है वो किस स्टेज में बनती है। इसके लिए हमने आपकी मदद के लिए हमने एक पिक्चर अलग से लगा के रखा था। ये ओजनेसिस है। ओजनेसिस में ooगोनियम है, ooगोनियम में ये प्राइमरी ooसाइट बना, प्राइमरी ooसाइट में हुआ मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट जैसे हुआ तो प्राइमरी पोलर बॉडी बन गया। बस उसने यही पूछा है कि प्राइमरी पोलर बॉडी कब बनती, तो मियोसिस फर्स्ट में, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। और जब मियोसिस फर्स्ट में प्राइमरी पोलर बॉडी बन गई, क्या बन गई? प्राइमरी पोलर बॉडी, ध्यान में रखना। और दूसरा क्या बना? सेकेंडरी ooसाइट। फिर मियोसिस सेकेंड जब होगी तो फिर एक हमारा एक बनेगा, बाकी एक पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको यहां समझाने के लिए, तो यहां क्या लिखेंगे? फर्स्ट मियोसिस, प्रथम मियोसिस में। देखिए अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय और फर्स्ट दिया तो फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। कहता फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग प्रोड्यूस्ड बाय, फर्टिलाइजिंग किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ध्यान में रखना, फर्टिलाइजिंग किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो दो शब्द एक आते हैं, आपने पढ़ा होगा एंड, सॉरी, एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग। ये विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है और ये क्या करता है? अपनी स्पर्म को पहचानने में मदद करता है। ध्यान में रखना, अपनी जाति के स्पर्म और ओवा। ये मतलब एज लॉक की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, एमिल फिशर ने लॉक की थ्योरी दी थी, किसमें दी थी? एंजाइम में, ठीक है। तो लॉक की थ्योरी में उसने क्या बताया था कि जो सबस्टेट वो लॉक की तरह काम करता है और की जो होता है वो इंजाइम की तरह काम करता है। एमिल फिशर ने दिया था, पीजीटी में पूछा जा चुका है कि लॉक की थ्योरी किसने दी थी, तो आंसर होता है एमिल फिशर ने दी थी। यही तो था, हाँ। तो इसी तरह ये बिल्कुल जस्ट लाइक लॉक की तरह कार्य करते हैं। अर्थात मान लेते हैं ये स्पर्म है, स्पर्म में पाया जाता है एंटी फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन, और ओवा में पाया जाता है फर्टिलाइजिन। और एंटी फर्टिलाइजिन और जो फर्टिलाइजिन होते हैं, ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन को अट्रैक्ट करता है, जिससे ये मूव करता है, ओवा के पास जाता है और चिपक जाता है। ये तभी चिपकाएगा जब ये और ये की गुणवत्ता मैच करेगी, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। तो जब मैच करेगी तो इसके बाद क्या निषेचन होगा। अब पता लगा बकरी का स्पर्म हो और मनुष्य में डाल दिया जाए तो क्या बच्चा पैदा होगा? नहीं, क्योंकि बकरी का जो एंटी फर्टिलाइजिन है और मनुष्य के ओवा का जो फर्टिलाइजिन है वो अलग अलग है। तो दोनों लौकी की तरह कार्य नहीं करेंगे और दोनों विफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो ओवा में कौन पाया जा रहा है? एंटी फर्टिलाइजिन बाय मैच्योर एग। तो ऑप्शन हम सही करेंगे सी, जो मैच्योर एग है उसमें हमारा क्या पाया जा रहा है? फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन किस में पाया जाता है? हाँ, जो स्पर्म है उसमें एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ सम लार्वल कैरेक्टर्स आर रिटेन्ड इन द एडल्ट इज कॉल्ड। कहता है कुछ लार्वल कैरेक्टर आर रिटेन्ड इन द एडल्ट, इट इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं नियोटिनी। क्या बोलते हैं? नियोटिनी। सम लार्वल कैरेक्टर्स आर रिटेन्ड इन द एडल्ट इज कॉल्ड, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम नियोटिनी के नाम से जानते हैं। एक्सोलूटर जो लार्वा होता है उसमें नियोटिनी पाई जाती है। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कौन से लार्वा में नियोटिनी देखने को मिलती है? एक्सोलूटर लार्वा, सैलामेंडर का लार्वा होता है, तो जिसमें देखने को मिलती है, बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार हमने आपके साथ वो क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग ऑफ।
जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो किसको ढके रहता है? तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्राय टेस्टिस को ढके रहता है। टेस्टिस में प्राय 3 लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। कितनी लेयर? 3। जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका वैजिनैलिस के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। ट्यूनिका वैजिनैलिस अक्सर पूछ देता है कहाँ पाया जाता है, तो एकदम दिमाग में आता है कि यार वैजाइना से संबंधित है वैजिनैलिस, या मादा जननांग से संबंधित है। क्वेश्चन गलत कराते हैं। ये पाया टेस्टिस पे, टेस्टिस का सबसे बाहरी आवरण जो होता है ट्यूनिका वैजिनैलिस। मान लेते हैं कि टेस्टिस है, इसके ऊपर आवरण जो इस तरह खोल चढ़ा रहता है तो वो 3 परत का चढ़ा रहता है। बाहरी परत जो होता है ट्यूनिका वैजिनैलिस, मध्य परत जो होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो सबसे अंदर की परत होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा के नाम से जानते हैं। सॉरी, वैस्कु वैस्कुलोसा के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ठीक है, ये तो टेस्टिस में, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये मध्य परत है किसकी? टेस्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 43। कहता था हॉलो बाल स्टेज, जो खोखली गेंदनुमा संरचना होती है, आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जब भ्रूण का विकास होता है तो आप सब जानते हैं कि पहले जायगोट बनता है, निषेचन के बाद जायगोट बना। जायगोट के बाद जब विभाजन होता है तो एक गेंदनुमा ठोस संरचना बनती है, बाल लाइक ये सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम मारुला के नाम से जानते हैं। फिर एक कैसी संरचना बनती है? एक खोखली गेंदनुमा संरचना बनती है जिसे हम ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं, ब्लास्टुला। फिर इसका इन्वेजिनेशन हो जाता है जिससे इस तरह से एक ऐसी संरचना बन जाती है जिसे हम गैस्ट्रुला के नाम से जानते हैं। तो खोखली गेंदनुमा संरचना को हम ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं, ठोस गेंदनुमा संरचना को मारुला के नाम से जानते हैं। ब्लास्टुलम जब इन्वेजिनेशन हो जाता है तो उसे गैस्ट्रुला के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पर। कहता है द रीजन वेयर स्पर्म इंटर द ओवम इज कॉल्ड। कहता है अंडा जो होता है, अंडा का वह क्षेत्र जहां से स्पर्म प्रवेश करता है तो वहां एक छोटा सा उभार आ जाता है। इस उभार को प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसे हम रिसेप्शन कोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? रिसेप्शन कोन के नाम से। तो स्पर्म कहां से प्रवेश करता है? तो उस उभार को हम किसके नाम से? रिसेप्शन कोन के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा जनरली बीएससी में। बीएससी में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हाँ पहले जब मैं पढ़ता था तो थर्ड ईयर में एक बुक चलती थी। बुक क्या चलती? थर्ड ईयर में है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, सॉरी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। ये एक पेपर अलग से था, बीएससी थर्ड ईयर में चलता था। तो वहां ये आपको पढ़ने को मिलता था, तो फिर वहां डिटेल में था कि माइटोकॉन्ड्रिया ओवम में। इंटरमीडिएट में बहुत नॉर्मल दिया है, वहां ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको। जो चीजें ये मिलेंगी वो बीएससी में मिलेंगी, उस किताब में जब वहां डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि ये फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, ये जो फर्टिलाइजिन है, एंटी फर्टिलाइजिन है, और कोन है, और माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड है, ये सब आपको वहीं पढ़ने को मिलेगा बीएससी थर्ड ईयर में। जो लोग उस समय के होंगे, पढ़े होंगे, तो उनके पास बुक होगी। ना हो तो आप चाहे बीरबाला रस्तोगी की ले लीजिए, या कोटपाल की आती है बुक इसकी अलग से, फिजियोलॉजी की, तो वो आप ले लीजिएगा। वहां ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको कंफ्यूजन ना होगी ये सर कहाँ से पूछ रहे हैं। तो बीएससी थर्ड ईयर से ये क्वेश्चन बना था, रिसेप्शन कोड। फिर आता है देखिए, हाँ ये क्वेश्चन फिर फंसा। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड आर फाउंड। हमारे डॉक्टर जेबी सिंह थे, जब हम एमएससी कर रहे थे तो डॉक्टर जेबी सिंह थे, बेचारा निधन हो गया उनका। काफी लंबे समय तक संपर्क में रहे, मैं उनसे मिला भी कई बार, मिलने जाता था, तो उनका निधन भी हो गया। तो वो कहते थे माइटोकाइंड मात्र चंद्रिका, क्या बोलते थे? मात्र चंद्रिका। बोले जो माइटोकाइंडिया आता है वो माता से आता है। बच्चे में किसको आता है? जो माइटोकाइंडिया आता है बच्चे में वो माता से आता है। इसीलिए बोलते थे कि माइटोकाइंडिया मात्र चंद्रिका शब्द देते थे। मुझे आज याद आ रहा है उनकी वर्ड का
क्लास में बोलते थे। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स किस में पाया जाता है? तो ओवम में। किस में पाया जाता है? ओवम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सघन क्षेत्र पाया जाता है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड बोलते हैं, जो कि ओवम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, 46 पर कहता है एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म। कहता है इनमें कोशिकाओं का कौन सा समूह प्रो एम्ब्रियो कहलाता है? कहता है अगर 4 कोशिकाएं तो वो प्रो एम्ब्रियो कहलाएगा, 12 है तो प्रो एम्ब्रियो कहलाएगा, 18 है तो प्रो एम्ब्रियो, और 16 है तो प्रो। देखो ऐसे ही पता कर लो। एक कोशिका से माइटोसिस होगी तो कितनी बनेंगी? 2। 2 से कितनी बनेंगी? 4। 4 से कितनी बनेंगी? 8। 8 से कितनी बनेंगी? 16। तो एक तो 12 वाला गलत हो गया और 18 वाला गलत हो गया। अब कौन बचा? 16 वाला। आंसर कौन है? 16। जो 16 सेल स्टेज होती है उसे हम प्रोएम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द सेंट्रोलिसाइथल एग इज फाउंड इन द फॉलोइंग। जो सेंट्रोलिसाइथल एग होता है, कौन सा एग है? सेंट्रोलिसाइथल एग। जब आप एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां दिया है कि जो सेंट्रोलिसाइथल एग है, सेंट्रोलिसाइथल एग ये होते हैं कि इनमें जो योक होता है या जो पीतक होता है, मान लेते हैं ये एग है, इसके केंद्र में जो योक है वो एकत्रित रहता है, इसीलिए इसे सेंट्रोलिसाइथल एग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेंट्रोलिसाइथल एग के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रोलिसाइथल एग किस में पाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि सेंट्रोलिसाइथल एग इंसेक्ट में पाया जाता है। कौन सा? सेंट्रोलिसाइथल एग कहां पाया जाता है? इंसेक्ट में। दूसरा आता है कि इकाइनोडर्म्स में कौन सा पाया जाता है? इकाइनोडर्म में आइसोलिसाइथल और होमोलिसाइथल, इसी को बोलते हैं होमोलिसाइथल। होमोलिसाइथल यानी इसमें जो योग होता है वो पूरे एग में समान रूप से फैला रहता है। एवीज और एम्फीवियंस ये जो दो हैं, इसमें जो पाया जाता है, इसमें टीलोलिसाइथल एग पाया जाता है। कौन पाया जाता है? टीलोलिसाइथल एग पाया जाता है। आपसे पूछेगा टीलोलिसाइथल एग, तो एवीज और एम्फीबियंस तो हमने सारा बता दिया है। अब आता है 48 नंबर। 48 में कहता है कि जो सुपरफिशियल ब्लास्टुला है और पेरी ब्लास्टुला इज फाउंड इन। जो हमारा सुपरफिशियल ब्लास्टुला है वो किस में देखने को मिलता है? तो इंसेक्ट जब ब्लास्टुला बनता है तो उसकी संरचना के आधार पर इनको कई प्रकार के ब्लास्टुला में डिवाइड किया गया है, जैसे कि डिस्को ब्लास्टुला है, स्टीरो ब्लास्टुला है, पेरी ब्लास्टुला है, सुपरफिशियल ब्लास्टुला, इस तरह। इंसेक्ट में प्राय सुपरफिशियल ब्लास्टुला पाया जाता है। कौन सा? तो ऑप्शन ए सही करेंगे। बर्ड्स में, अगर बर्ड्स में पूछे कौन सा ब्लास्टुला पाया जाता है, तो इसमें डिस्को ब्लास्टुला पाया जाता है। ब्लास्टुला पाया जाता है। अगर सीलेंट्रेट में पूछेगा तो इसमें प्राय स्टीरो ब्लास्टुला देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब क्विज का है, आप हमें क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जरूर करिएगा, आपका इंतजार रहेगा। रेट रेट ऑफ क्लीवेज अल्फा 1 अपॉन अमाउंट ऑफ योग इज रूल। यह रूल किसने दिया था? किसने दिया था? रेट ऑफ क्लीवेज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन योग के अमाउंट की किसने दिया था? ये बल्फोर्स रूल है या हार्टविग रूल है या फ्लेगर रूल है या सैक्स रूल है? इसमें से हम ऑप्शन सही क्या करेंगे, जरूर आंसर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िएगा नहीं, चाहे आप किताब को रात दिन एक कर ही दीजिएगा। दूसरा है 50 नंबर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वर फर्स्ट फाउंड इन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो कहाँ पाया जाता है? कहाँ? पहले ब्लड में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, सेमिनल फ्लूइड में पाया जाता है, या यूरिन में? हमें इन दोनों प्रश्नों के आंसर का इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। यही उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा। हमें आज्ञा दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।